आप सभी का औरो भारतीय श्री अरविंदो सोसाइटी पौंडीचेरी और श्री अरविंदो इंटीग्रल लाइफ सेंटर औरो यूनिवर्सिटी की ओर से आपका हार्दिक फिर से स्वागत करती हूँ। पिछली बार कनु भाई ने जितनी गहराई से अपने अध्ययन को, कला एवं आध्यात्म के अध्ययन को प्रस्तुत किया था, उसको देखकर हम अपना ये टेम्पटेशन नहीं रोक पाए उनको विनती करने के लिए कि वो हमें अपनी कला भी दिखाएं। इतनी गहराई से किया हुआ अध्ययन और फिर उनकी कला देखना एक अद्भुत अनुभव होगा हमारा आज का, ऐसा मैं मानती हूँ। जो लोग शायद कुछ नए लोग जुड़े हुए होंगे आज, उनके लिए कनु भाई जी का परिचय मैं दे दूं। कनु भाई जी एक बहुत बड़े जाने माने आर्टिस्ट हैं और एजुकेटर हैं जो विसनगर में रहते हैं, और उन्होंने अपनी कला के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो अद्वितीय है। और वो कला केंद्र कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में अध्यापन कार्य करते रहे, पेंटिंग डिपार्टमेंट में, और साथ में वो प्रिंसिपल भी रहे सीवीएम कॉलेज फाइन आर्ट्स के। उन्होंने अपनी यूनिक कंट्रीब्यूशन, कला के क्षेत्र में यूनिक कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड भी जीते हैं। उनका कार्य अद्भुत है, बहुत ज्यादा है, और कई सीरीज में उन्होंने अपनी कला को प्रस्तुत किया है। आज वो अपनी सीरीज को मास्क सीरीज प्रस्तुत करने वाले हैं। हमने देखा है कई सदियों से ऐसा, मतलब काफी प्राचीन समय से मनुष्य अलग अलग मोहरे लगा, वो जीता भी मोहरे लगाकर है और अपने आप को प्रस्तुत भी करता है मोहरे लगाकर। तो कई, और ये सिर्फ मात्र जाने माने मजे हुए आर्टिस्ट ही नहीं करते, लेकिन साधारण इंसान भी अपने आप को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे कई बार कल्चर में भी दिखाई देता है। और वो उसके थ्रू क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, या तो वो अपनी पहचान या कुछ अपने अंदरूनी जो रूहानी जो रूहानियत है वो प्रस्तुत करना चाहते हैं, या फिर समाज में जो कुछ भी हो रहा है, घटित हो रहा है, जिसको वो सामने सामने नहीं कह पाते, उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं। जैसे वेस्ट में पाब्लो पिकासो थे, जेम्स एंसनॉर हैं, मोदेगिनी हैं, या फिर अपने यहाँ शायद कनु भाई मुझे बता सके, मैं बहुत आर्टिस्ट को जानती नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जेमिनी रॉय, अमृता शेरगिल, इवन एम एफ हुसैन, शक्ति बर्मन, ये सारे आर्टिस्ट थे जिन्होंने मास्क के थ्रू काफी कुछ स्पिरिचुअलिटी, सोशल टेबूज, या उनकी अपनी आइडेंटिटी को प्रस्तुत किया है। मैं कनु भाई से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो बताएं कि आज वो अपने मास्क के थ्रू क्या प्रस्तुत करना चाहते हैं, और उसके पहले कुछ हमें बैकग्राउंड भी दे दें जिससे हम समझ पाए आपकी कला को। वेलकम कनु भाई, थैंक यू। नमस्कार किरण जी, वेलू जी, नमस्ते। दरअसल मास्क की जो सर्जन प्रक्रिया है, ये मेरी जो सीरीज है 2008 में बनी थी, 2008 में ये बनी थी। तो इसकी सर्जन प्रक्रिया में मैं जाऊं उससे पहले एक कलाकार का जो मनोजगत होता है और उसमें किस तरीके से वो सर्जन प्रक्रिया से पसार होता है और कलाकार की सौंदर्य अनुभूति कैसी होती है, उसके बारे में थोड़ी सी अपनी बात रखकर मैं फिर अपनी मास्क सीरीज के पन्नों को आपके समक्ष खोलना चाहूंगा। दरअसल ऐसी बात है कि संसार के किसी भी कला की कोई भी सुंदर कलाकृति को जब हम देखते हैं तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। जैसे किरण जी ने कहा कि इतने कलाकारों ने काम किया है, कुछ नाम उन्होंने गिनाए, पूर्व के, पश्चिम के। तो ये मंत्रमुग्ध हो जाना ये कला की अपनी शख्सियत है। संगीत जैसी कलाओं में हम सुनते हुए भी ऐसी ही स्थिति में पहुंच जाते हैं, मंत्रमुग्ध होने की स्थिति में। वैसे देखा जाए तो सामान्य प्रेक्षक तो केवल आनंदोपलब्धि तक ही सीमित रहता है, लेकिन जो विचारशील प्रेक्षक जो होता है उसके मन में ये प्रश्न जरूर कौंजता है कि आखिर इतनी कलाकृति, इतनी अच्छी कलाकृति या रचना का निर्माण कैसे हुआ होगा। ये बात भी हम मेरी मास्क सीरीज देखते हुए करेंगे।
और इसी प्रश्न के उत्तर में छिपा है सर्जन की प्रक्रिया और कलाकार की सौंदर्यानुभूति। हम समझते हैं कि सर्जन की प्रक्रिया पर विभिन्न पश्चिमी और भारतीय विद्वानों ने खूब सारा विचार किया है, गहन अध्ययन किया है। कुछ प्रख्यात बहिर्मुखी कलाकारों ने तो अपनी आत्मकथा आदि में भी अपनी सर्जन की प्रक्रिया के दौरान मानसिक और बाह्य स्थितियों के संतुलन और द्वंद्वों का भी वर्णन किया है। जब कलाकार की कल्पना विभिन्न चरणों से गुजरकर और भौतिक आधार प्राप्त करके एक कलाकृति का स्वरूप धारण करती है। कल्पना जो है वो पूरी तरह से मन का विषय है। इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने भी इस सर्जन प्रक्रिया पर विचार किया है। इन्हीं आधारों पर हम सर्जन की प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं, जैसे कि दार्शनिकों, कलाकारों और मनोवैज्ञानिकों में से किसी एक की बातों को ही हम अगर तथ्य के रूप में स्वीकार लेंगे तो वो एकांगी हो जाएगा। इसलिए तीनों के मतों पर समग्रता से विचार करके ही सर्जन की प्रक्रिया पर ठोस धारणा बनती है। वर्तमान में सर्जन प्रक्रिया के वर्णन विश्लेषण के लिए एक सर्जन शास्त्र के नाम से एक अलग शास्त्र भी विकसित हो चुका है, अंग्रेजी में जिसे साइनेटिक्स कहते हैं। साइनेटिक्स एक सर्जन शास्त्र जो है सर्जन प्रक्रिया का, वो है साइनेटिक्स ने सौंदर्य शास्त्र के अध्ययन में एक युगांतरकारी पहल की है। यहां पे देखना यह है किरण जी की सर्जन की प्रक्रिया में कृति या कर्ता के अंतर्मुखी चरण और बहिर्मुखी चरण का संयोग पर्यावरण की भूमिका के साथ निवेशित होकर कलाकृति के रूप में प्रतिफलित होता है। यह कलाकृति एक भौतिक वस्तु होती है। कृति निर्माण के लिए रूपावदान में माध्यम जो है वो अंतर्मुखी चरण बहिर्मुखी चरण के रूप में रूपांतरित कर देता है। इसको थोड़ा और गहराई से समझे कि मेरे मन में जो एक कल्पना आता है, अब जब वो कल्पन करने के लिए मैं बैठा हूं तो बाह्य चरण जो है वो मुझ पे क्या प्रभाव डालता है, तो उसमें रूपांतरण में क्या गतिविधियां होती है। कला से एक ऐसी प्रक्रिया का बोध होता है जो कलाकृति को अपने लक्ष्य भाव की उद्भावना की ओर अग्रसर करती है। कलाकृति एक अभिव्यंजनात्मक और कुछ अंशों में भावात्मक रूप है जो करने तथा रचने से ही प्राप्त होता है। यहां करने से मेरा तात्पर्य यह है कि जैसे नाटक, नृत्य जैसी कलाओं से संबंधित है, तो रचना करने का मेरा तात्पर्य यह है चित्र, मूर्ति और काव्य कलाएं हैं, वो रचना करना कहा जाता है। कलाकृति का जो रूप है मानवीय प्रत्यक्षीकरण के आनंद मूलक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ होता है, जिसका भोग मन द्वारा होता है। इस प्रकार कलाकृति में एक भौतिक वस्तु, यहां बहुत समझने की बात है कि कलाकृति में एक भौतिक वस्तु मानो कि एक कैनवास, मानवीय क्रिया, मानवीय क्रिया यानी कि मैं पेंट करता हूं वो प्रक्रिया, और मानवीय आशंसा, उसकी जो अपेक्षा होती है, उसकी जो इच्छा होती है, इन तीनों का मेल होता है। ये मेल ही कलाकृति को सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य देता है। प्रत्येक कलाकृति में और प्रत्येक कला का
किसी न किसी भौतिक वस्तु से वास्ता रहता है। वो भौतिक वस्तु चाहे शरीर हो या शरीर से परे अन्य वस्तु, जैसे नृत्य करते हैं, नाटक करते हैं, तो उसमें भौतिक वस्तु जो है वो शरीर बनता है, और चित्र और शिल्प और अन्य कलाएं जो है उसमें शरीर से परे अन्य वस्तु भौतिक रूप में हमारे सामने होती है। इसमें चाहे कोई उपकरण का इस्तेमाल हो या नहीं, लेकिन निर्माण अवश्य होता है। जैसे मैं अभी आपके साथ संवाद कर रहा हूं, तो एक आपके साथ एक कम्युनिकेशन होता है, कि एक संवाद होता है, और मेरी जो अभिव्यक्ति है उससे आप प्रभावित होते हैं। ये भी एक कला का स्वरूप है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी का आज इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी मंच पर सामने आमने सामने होते हैं। और ये निर्माण की प्रक्रिया जो है, और निर्माण जो है वो एक और वास्तविक जगत का होते हुए भी उससे स्वतंत्र होता है। तो दूसरी ओर कलात्मक एवं सांस्कृतिक परंपरा से संगठित होकर भी वो स्वकीय होता है। ये अपनी मास्क सीरीज जब देखेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आए, तो वो संगठित होकर भी स्वकीय होता है। इसलिए सर्जन प्रक्रिया में यहां पे बहुत ही मिहीन बात कही है, कि इसलिए सर्जन प्रक्रिया में मौलिकता एवं परंपरा, मौलिकता एवं परंपरा, वैयक्तिकता एवं सामूहिकता द्वंदात्मक रूप से साथ साथ होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होता है। परंपरा और मेरी मौलिकता, मैं क्या एक्सप्रेस करना चाहता हूं और उसमें मेरी परंपरा का क्या मूल्य है, उसमें एक द्वंद्व होता है। मेरी इंडिविजुअलिटी और मेरी सामूहिकता, दोनों में एक द्वंद्व होता है। ये दोनों साथ होता है। और ये भी माना जाता है कि सर्जन की प्रक्रिया जो है वो अवचेतन का आवेश मात्र होता है। ये ऐसा भी कई कलाकार कहते हैं कि मेरे मन में बात आ जाती है और मैं रख देता हूं, और उसमें जिसमें संवेग ही प्रमुख होते हैं। वास्तव में पूरा का पूरा जो सर्जनात्मक कार्य है वो अचेतन से के क्षेत्र से गुजर कर ही चेतना में साकार होता है। पहले वो अचेतन से निकलकर चेतना में साकार होता है, और ये कार्य जो है वो चिंतन के द्वारा संपन्न होता है। इस तरह ये सिर्फ मानसिक कार्य कहा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो केवल मानसिक ही कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में शरीर और मस्तिष्क का उचित समन्वय इसे जीवंत और पूर्ण बनाता है। सर्जन प्रक्रिया चाहे करने से संबंधित हो या फिर रचने से संबंधित हो, इसमें आंतरिक तथा बाह्य संप्रेषणीयता, इंटरनल कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, और पर्यावरण की भूमिका, जो मेरे आसपास का वातावरण है, मेरे पास जो साधन सामग्री है, मेरा जो सामाजिक माहौल है, इसकी भूमिका को संतुलित करके प्रत्यक्षीकरण का कर्ता जो होता है वो कलाकार होता है। कलाकार किसी प्रयोजन के लिए पदार्थ को जिस ढंग से आकृति देने की कोशिश करता है, वो कोशिश उसके कौशल पर आश्रित होती है। यानी कि कलाकार के पास अपने माध्यम की, अपने फील्ड की स्किल कितनी है, ये कौशल पर आधार रहता है। कौशल पर ये सारी चीजें आश्रित रहती है। कौशल के माध्यम से ही पदार्थ को आकृति देने में सर्जनात्मक व्यवस्था का वो कलाकार जो है वो उसमें निवेश करता है। ये सर्जनात्मक व्यवस्था जो है वो परावर्ती न होकर कलाकार की अपनी मौलिक होती है। कलाकार जब प्रकृति के कोई दृश्य
या भावना से प्रेरित होता है तो वो उसका हूबहू अनुकृति का निर्माण नहीं कर डालता। कलाकार की प्रेरणा के साथ साथ उसके अवचेतन में छिपे संस्कार और कल्पना का संयोग होता है, और इसी संयोग से एक मानस मूर्ति उसके मन में बनती है। इस मानस मूर्ति का आधार बिंब और प्रतीक होते हैं। कलाकार के मन में बनी मूर्ति का सौंदर्य उसे पर्याप्त आनंद प्रदान करता है। जैसे मेरे मन में कल्पना आता है तो वो मुझे बहुत आनंद प्रदान करता है, लेकिन दूसरे लोग भी आनंद प्राप्त कर सके, इसलिए वो सृजन के क्षणों का विलक्षण आनंद प्राप्त करने के लिए वो अपने कौशल से संबंधित भौतिक माध्यम से उसका सहारा लेकर मानस मूर्ति को एक ठोस रूपाकार प्रदान करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कलाकृति हूबहू कलाकार की मानस मूर्ति जैसी होती है? कलाकार की मानस मूर्ति और कलाकृति का साम्य कई बातों पर निर्भर करता है। कलाकार का जिस किसी भी माध्यम का उपयोग करता है कलाकार, उस माध्यम की भी एक सीमा होती है। वो सीमा मानस मूर्ति के प्रत्यक्षीकरण में प्रतिरोध उत्पन्न करती है। प्रतिरोध के अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे कि वातावरण, कलाकार की प्रवणता और उसका अपना अर्थ। इन प्रतिरोधों की जटिलता जितनी कम होती है, मानस मूर्ति से कलाकृति का साम्य उतना ही अधिक होता है। इसके अतिरिक्त कलाकार की मानसिक संचरणशीलता, फ्लोटिंगनेस भी सर्जन को प्रभावित करती है। वास्तव में कलाकार की मानस मूर्ति जो है वो संवेगों, चिंतन, कल्पना और संस्कारों का एक घनीभूत रूप होता है। मनुष्य के मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो चिंतन और कल्पना को रूढ़ नहीं होने देता, इसलिए उसमें संचरणशीलता होती है। चिंतन की जो संचरणशीलता सर्जन के क्षणों में भी बरकरार रहती है। इस कारण से मानस मूर्ति का रूप भौतिक मूर्ति की तरह स्थिर नहीं रह पाता, बल्कि सर्जन के दौरान भी उसके रूप में कमोबेश परिवर्तन होता रहता है। इसलिए यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कलाकृति ठीक वैसी नहीं होती है जैसे कलाकार की मानस मूर्ति होती है, लेकिन वो मानस मूर्ति से ज्यादा भिन्न भी नहीं होती। इसलिए कलाकृति अपने सौंदर्य के बल पर प्रेक्षकों को लगभग वैसा ही आनंद प्रदान करने में सक्षम होती है जैसा कलाकार को प्राप्त हुआ रहता है। ये सौंदर्य बोध और संगत आनंद की आदर्श स्थिति है, जो आदर्श प्रेक्षकों के संदर्भ में ही सत्य होता है। क्योंकि कलाकृति के सौंदर्य से मिलने वाले आनंद का नियामक कलाकार की योग्यता, माध्यम, वातावरण के अतिरिक्त दर्शकों और प्रेक्षकों की सहृदयता भी उतनी ही अपेक्षित रहती है जितनी कि कलाकार की अपेक्षा रहती है अपने सर्जन के प्रति। तो ये मैंने अपनी पूर्व भूमिका बताई कि किस तरीके से सर्जन करता है। और अब हम आते हैं अपने स्क्रीन शेयर करके मैं आपके साथ अपनी कलाकृतियों की प्रोसेस के बारे में बताता हूं।
दिखाई देता है आपको? जी जी, हम्म। फुल स्क्रीन कर सकते हैं अगर चाहें तो आप। फुल स्क्रीन हुआ? ये हो जाएगा, हाँ हुआ, दिखा? जी 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 फुल स्क्रीन दिखा ना आपको? हाँ। अब थोड़ी देर इसको देखिए। ये ये मेरी मास्क सीरीज में मैंने, ये बनी तो बाद में है, लेकिन मैं इसको मास्क सीरीज की एक पहली पेंटिंग इसलिए दर्शा रहा हूं कि इसको आप देखेंगे तो सबसे पहला एक वाइट मास्क दो आंखों वाला दिखता है। थोड़ा मुझे मेरे साथ वो कम्युनिकेट कीजिए, हाँ हूं या वो देते रहिए होकार। हेलो। दिख रहा है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख हाँ, रहा है। तो उसके पीछे एक और मास्क है, हम्म। और ये जो मास्क जो है ऊपर से लटक रहा है, और एक हाथ आपको दिखाई देता होगा। उस जी हाथ में एक कलाकार कुछ चित्रित कर रहा है, वो स्वयं कलाकार है, वो अपना सेल्फ है। और पीछे जो है, जो लास्ट आई जो है, वो भी हाँ कलाकार की खुद की आई है। जी ये मास्क सीरीज में मैं ये दर्शाना चाहता हूं। दरअसल मैं इसकी थोड़ी पूर्व भूमिका आपके सामने रख दूं कि जब मैं 2007 में ये पेरिस गया था, तब मैंने कार्निवल देखा था, और वहां के मास्क से मैं बहुत प्रभावित हुआ था। लेकिन तब मैंने ऐसी कोई बात नहीं सोची थी कि मैं उस पर कोई सीरीज बनाऊंगा। लेकिन जब वहां के कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ पिक्चर्स मुझे मेरे मित्र ने ईमेल किए, तब मुझे लगा कि इस पर थोड़ा काम हो सकता है। और फिर मैंने उस पर सोचा, क्योंकि जब मैं वो कार्निवल देख रहा था और कार्निवल के मास्क देख रहा था, तो इतने गॉर्जियस थे, इतने भव्य थे। और तब मुझे अपने भी यहाँ के भी कुछ मास्क याद आए, हमारे कथकली के, और वैसे ये कुछ जो मास्क है वो बहुत भव्य हैं। लेकिन उसके सामने हमारी जो जीवनी है, हमारा जो जीवन है, वो बहुत ही सामान्य और सरल है, ये कहेंगे। तो यहाँ पर जो मैडम है, वो एक के बाद लेयर्स बाय लेयर्स मास्क है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब यहाँ मैंने एक बात और भी है कि यहाँ इस सीरीज में मास्क टू अनमास्क होने की प्रोसेस भी है साथ ही। तो अब जब यहाँ पृथ्वी पर किसी का अवतरण होता है, तो उसके सामने लेयर्स बाय लेयर्स बाय लेयर्स मास्क रखे जाते हैं। जैसे सबसे पहला जो मास्क बनता है मेरा, वो मेरा शरीर बनता है। यहाँ पे ये शरीर रखा गया है। तो ये, और फिर सामने जो भी है, प्रकृति है, दुनिया है, दुनिया के जो भी नीति नियम, सामाजिक सांस्कृतिक जो भी परंपराएं हैं, वो भी एक लेयर बाय लेयर मास्क है। तो ये जब एक किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर जन्म होता है, तो शरीर के रूप में उससे पहला उस आत्मा को जो यहाँ पे जन्म लेती है, उसको पहला एक शरीर रूपी मास्क मिलता है। और फिर ये मेरी दूसरी मास्क की पेंटिंग है, आप देख रहे हैं। जी जी, बहुत इस अद्भुत। इसमें दो जो कन्या, यहाँ पे थोड़ी मैंने बुद्धिस्ट फिलोसॉफी भी ली है, और सनातन फिलोसॉफी भी इसके साथ ब्लेंड की है। बुद्ध की फिलोसॉफी में दो मारा कन्याएं आती हैं, जो बुद्ध को अपने तप से विचलित करती हैं। और यहाँ पे मैंने उन कन्याओं का संदर्भ, जैसे मास्क पहनी हुई दो कन्याएं जो है, वो मुझे एक मुखौटा पहना रही है, एक मास्क पहना रही है। और ये हम जब कहते हैं कि हमारा जन्म होता है, तो छठी की रात को विधि के लेख लिखे जाते हैं, और फिर नामकरण की विधि होती है।
तो अब ये जो मुझे मास्क पहना रहे हैं ये लोग, ये जो मारा कन्या है, ये मारा कन्याएं जो है वो मारा की कथा है, उसमें जो माया का जो देवता है उसकी ये कन्याएं हैं। तो अब जो इस जीव का जो स्वरूप है, तो अब इन माया की आंखों से ही मुझे देखना है। और अब मुझे नाम मिला है जिसका नाम है कनू पटेल। जो इस मास्क के बाद अब मैं कनू पटेल के नाम से, इस नाम के बाद मैं जाना जाऊंगा, तो ये मेरा दूसरा मास्क बनता है, मेरा नाम। तो ये मारा कन्याएं है। ये जो है 4 फीट बाय 3 फीट की सारी, और कुछ 6 बाय 4 की भी आएगी साइज में। ये सारा काम वो ऑयल कलर से किया गया है कैनवास पर। तो ये पूरी मारा कन्याओं के साथ ये मैंने दिया है। अब ये जो सारी सृष्टि मुझे देखनी है, वो जो मारा कन्याओं की आंखें हैं जो मुझे दी हुई, इन्हीं आंखों से मुझे ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर देखनी है। ये इसको बात को दिखाता है। ये कंपोजिशन भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी 2 मारा कन्याएं हैं जिसकी आंखें मेरी आंखों पर लग गई हैं। तो जी इस तरीके से इसको मैंने इंटरप्रेट किया है कि ये जो मास्क का जो अब देखना जो है मुझे सारी चीजें, वो इस तरीके से देख रही है। अब इसके साथ जब भी मैं, एक मेरा और डायमेंशन है मेरी लाइफ का आर्ट के क्षेत्र का, बतौर एक्टर का। यहाँ पे एक साधु के रूप में आप देख रहे हैं मुझे। जी ये साईं बाबा सीरियल में मैंने रोल किया था। जी अब यहाँ पे ये बात होती है कि जब एक कलाकार थिएटर का एक्टर भी होता है, एक चित्रकार, तो उसके लिए एक और चीज मिल जाती है उसको, एक दूसरा पर्सपेक्टिव भी मिल जाता है। और खास करके मुझे ये मास्क सीरीज के लिए इन चीजों का बहुत ही फायदा हुआ, क्योंकि मैं जो भी पात्र करता हूँ, जो भी भूमिकाएं करता हूँ, वो चाहे मंच पर हो या टीवी स्क्रीन पर हो या फिल्म में हो, ये सारी जो भूमिकाएं हैं वो अनदर मास्क ऑफ माय लाइफ। जो मैं अपना जीवन जी रहा हूं, तो उस जीवन पर एक दूसरा मुखौटा, मैं दूसरे पात्रों का मुखौटा भी मैं पहन रहा हूं। तो ये भी एक मेरी विलक्षणता मुझे मिली मेरी मास्क सीरीज में। मेरे एक्टर होने की भी मुझे यहाँ पे एक सपोर्टिव सिस्टम भी काम में लगी। और मैंने कुछ ऐसे पोर्ट्रे जो किए थे, कुछ पात्र, उन पात्रों को मैंने यहाँ पर अपने सामने इन सीरीज के मास्क सीरीज में रखा है। अब यहाँ पे थोड़ा और एक कॉन्फ्लिक्ट मैंने इसके अंदर पिरोया है, और एक सब्जेक्ट और भी इसमें डाला है कि जैसे हमारे यहाँ 3 गुण हैं, रजस तमस और सत्व। अब की जो 3 पेंटिंग है, वो मास्क जो है वो 3 गुणों पर आधारित है। यहाँ पे जैसे मैंने सत्व गुण का प्रेजेंटेशन रखा है, यहाँ पे वो उसकी मैं अभिव्यक्ति कर रहा हूं। ये एक साधु के रूप में अगर आपके अंदर सत्व गुण है, तो माया जो है, अब ये जो मास्क वाली जो कन्या, जिसको मैं मारा कन्या पहले कहता था, वो कन्या जो है वो आपसे अवे रहेगी, आपसे मुंह सामने नहीं दिखाएगी, आपसे नजरें नहीं मिलाएगी, आपसे दूर रहेगी। और आप उसे बहुत ही बारीक तरीके से समझ सकेंगे कि ये माया का स्वरूप है। तो इस तरीके से इस पेंटिंग में मैंने अपनी इन चीजों को रखा है। अब ये रजस गुण है, यहाँ पे राजा के स्वरूप में रखा है। तो राजा के स्वरूप में जब मैंने कोई पोर्ट्रे किया था पात्र, तो यहाँ पे वो भी एक मुखौटा रखा है। और रजोगुण जो है उसका तात्पर्य जो है वो समय के साथ रहता है, इसलिए यहाँ पे घड़ी के कांटे रखे हुए हैं। और पीछे
जो है एक खंडहर नुमा चीज में एक कलाकार का चेहरा भी दिखाई देता है। आप थोड़ा गौर से देखिए तो पता चलेगा कि ये चेहरा जो है, क्योंकि ये रजस गुण जो है आपके पास संपत्ति, और यहाँ पे जो माया का स्वरूप लिया है और उसका जो वायोलेट कलर भी है वो भी यहाँ पे सार्थक तौर पर राजसी गुण दर्शाने के लिए रखा गया है। तो इसलिए ये रजोगुण समय के साथ यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे किया है। और ये सूर्यदेव का पात्र मैंने एक सीरियल में किया था वैसे, लेकिन यहाँ पे मैंने जो जेस्चर लिया है, सूर्य का जो कंटेंट है वो टाइम के साथ भी रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे उसको भी मैंने बाद में इस इंटरप्रेट किया है। अब ये जो तीसरी आती है, ये तमस। तो ये जो रेड कलर का जो फ्लोटिंग होता है वो, और माया जो है वो तमस की काम होती है। जैसे तामसी प्रकृति के जो लोग इंसान होते हैं, या जो जैसे रावण है, तो उसकी लंका तो सोने की लंका थी। तो ऐसे कुछ पात्र जो है तमस जो गुण दर्शाते हैं, तो माया उसका ऑर्डर मानने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। ये मैंने एक था गोले थी बुलबुल सीरियल में विलन का जो रोल किया था, उसका मैंने यहाँ सेंटर में जो है पोस्चर मूछों वाला वो पात्र उसमें मैंने रखा है। और ये अगेन दोनों मारा कन्याएं मैंने रखी है। और ये जो पूरा का पूरा जो रंग है वो लाल कलर जो है वो तामसी गुण का भी प्रतीक यहाँ पे बनता है। ये एक इस सीरीज की एक अनूठी पेंटिंग है। इसलिए अनूठी पेंटिंग है कि इसमें मैंने पूर्व और पश्चिम की विचारधाराओं का एक कॉन्फ्लिक्ट दर्शाया है। आप देख रहे हैं इस दृश्य में सामने शंकराचार्य है। मैंने जय गंगा मैया सीरियल में शंकराचार्य का पात्र किया था, वो एक्ट मैंने किया था। तो वो एक परंपरा है, और एक पश्चिम की परंपरा है, और एक नदी है जिसमें एक नाव है, उसके दोनों किनारे हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो पश्चिम के किनारे की सीढ़ियां जो है वो मास्क पहने हुए माया का स्वरूप बैठे हुए जो पात्र है वो जैसे शंकराचार्य को देख रहा है सामने, और वो नीचे उतरने की कोशिश करेगा या खड़े होने की कोशिश करेगा, उस तत्परता में है। और वहां पे शंकराचार्य की जो सीढ़ियां हैं वो आपको ऊर्ध्व गमन की ओर ले जाती हुई दिखेगी, ऊपर की तरफ आपकी दृष्टि वहां पे ले जाती हुई दिखेगी। और यहाँ पे बैकग्राउंड में अगेन फिर मैंने बुद्ध का कंटेंट लेते हुए यहाँ पे पद्म पाणी का चित्र दर्शाते हुए यहाँ पे उसकी एक बैकग्राउंड व्यापक तौर पर, यहाँ पे शंकराचार्य जो है वो सनातन के प्रतीक है, यहाँ पे बुद्ध के प्रतीक है। इस तरीके से भारत का जो सांस्कृतिक पूरा एक पोट्रे है, या जिसे कहते हैं कि मनो वो चेहरा जो है भारत के नागरिक का, वो यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे करने की बात की है। और यहाँ पे जो नाव है, ये दो विचारधाराएं हैं, दो जीवन की मान्यताएं हैं, दो किनारे हैं अपने जीवन के, एक पश्चिम की मान्यता है, एक पूर्व की मान्यताएं हैं। तो कई कई बार ये नाव से एक दूसरे किनारे पर पहुंचा जा सकता है। कई बार जो पीछे बैकग्राउंड में जो पुल है, उस पुल पर भी हम एक दूसरे की विचारधाराओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्लू जो ग्लूमी आपको एक आध्यात्म भाव देता है, और एक जैसे एक रहस्यमय वातावरण ये क्रिएट करता है, और उसमें जो दो ऑरेंज कलर के जो प्रतीक है वो ब्राइटनेस बैलेंस करती है दो पात्रों को। तो ये शंकराचार्य का मेरा एक्टिंग किया हुआ यहाँ पे मास्क है, और सामने
जो कार्निवल का मास्क पहने हुए एक पात्र है, वो पश्चिम की संस्कृति को दर्शाता है। ये एक 6 बाय 4 फीट की ये साइज की ऑयल ऑन कैनवास पे अगेन है। यहां पे मैंने अपनी ही कुंडली को मास्क के तौर पर रखा है। थोड़ा अगर गहराई से देखेंगे तो उसके पीछे जो पेंटिंग है, वो पेंटिंग भी वो शंकराचार्य और कार्निवल मास्क वाला है, लेकिन यहाँ पे उसका जो कौशल है, वो मैंने उसकी जो ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट नाइफ स्ट्रोक में की है। इससे पहले मैंने बहुत 2 सीरीज जो थी मेरी, रेनस्केप और अतितराग नाम की, वो दोनों सीरीज मैंने स्पैचुला नाइफ से ऑयल में की थी, और उसमें लगभग दोनों सीरीज में, अतितराग में भी 250 पेंटिंग किए थे और रेनस्केप सीरीज में भी 250 पेंटिंग किए थे। तो उसका प्रभाव भी उस दौरान बना रहा। लेकिन इस पे कई कई पात्र और मास्क करने के लिए मैंने ब्रशिंग का भी मैंने सहारा लिया है। तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है कि ये जो मेरी कुंडली है, यानी कि मेरा जो इस जन्म नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में जिस ग्रह विज्ञान में हुआ है, वो भी मेरे लिए एक मास्क है। और उस मास्क को, उस ग्रह नक्षत्र को मानने वाले एक सुप्रीम जो एनर्जी है, वो मुझे ऊर्जा देती है। ये जैसे देख रहे हैं आप इस मुखौटे वाले, मतलब ये जैसे कोई भगवान का स्वरूप हो, उस तरीके का उसको मैंने दिखाया है। उसमें सारे ग्रहों की, नक्षत्रों को अपने जैसे उंगलियों से नचाता हो, उस तरीके से मैंने उनके उंगलियों पे उसके नंग मैंने पहरा कर उसको एक ग्लेमर देने की कोशिश की है। तो ये पूरी जो है पेंटिंग, तो वो एक मेरे जेहन में किस तरीके से एनर्जी आती है और किस तरीके से ये मेरी कुंडली को वो सार्थक करती हैं, ये इसको मैंने इस मास्क सीरीज की इस पेंटिंग में दर्शाया है। ये एक नाटक में मैंने ये जोकर का रोल किया था। ये भूमिका जोकर की निभाते निभाते, ये मास्क पहनते पहनते ये चिंतन भी साथ में आया कि क्या पीछे आप देख रहे हैं अजंता की, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट डाले है, अजंता पेंटिंग से बुद्ध की टेक्स्ट डाली है, और उसके पीछे पीपल के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। बुद्ध के पीछे पीपल के पत्ते हैं, और यहाँ पे भी एक दीवार निकल कर एक पीपल का पेड़ निकल आया है। ये भी आप एक जैसे एक छोड़ होता है, वो काम भी आप देख सकते हैं। तो ये एक सोच ऐसी है कि मेरा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा, कि यह मेरी जीवन की जो गति है, कोई बुद्धत्व प्राप्त करने में, या किसी बोधि वृक्ष के नीचे अगर मैं बैठकर कुछ पा सकूं, तो ऐसा मैंने कुछ किया है, या फिर मैं इस मार्ग पर चलने की कोशिश में हूं। ये जैसे आपने इस थिंकर में, वो भी एक जैसे थिंकर का एक स्कल्पचर है, वो पोज भी आप इसमें एक थिंकर का देख सकते हैं, कि एक जोकर के तौर पर हम अपने जीवन को ऐसे ही मजाक में नहीं लेकर, क्योंकि ये जीवन एक ही बार मिला है और उसको मोक्ष के प्रति ले जाना है, तो उसका चिंतन भी करना है, उसकी थिंकिंग भी करनी है। इसके बारे में भी ये पेंटिंग दर्शाती है। जब ये हम सोचते हैं, तो ये अंतिम पल जब आएगा, तब ये यमदूत के रूप में, मैंने जैसे ये इसके उसमें एक यहाँ पे स्कल दिखाई देती होगी इसके दंड में, तो मैंने इसको यमदूत के रूप में एक मास्क मैन को रखा है। ये किसी इजिप्शियन आकृति की तरह भी लगता है। तो यहाँ पे भी ये रखा है मैंने कि जब यमदूत लेने आएगा और आप पर्दा खोल के देखोगे, तो आप क्या शंकराचार्य की तरह कुछ आपने पाया है? वो जैसे जोकर सोच रहा था, वैसा कुछ आप में है, या फिर केवल शंकराचार्य का बेस ही है, केवल मुखौटा ही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने शंकराचार्य का पात्र भी किया है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें
हमारे सामने रहता है। और ये जैसे ये मेरी शादी का फोटोग्राफ है, ये जैसे ये मेरी वाइफ का फोटोग्राफ है, उसको मैंने शेपिया टोन में लिया है। और यहाँ पे जो दाम्पत्य जीवन का जो है कि उसमें हम कितने मुखौटे पहन के अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते रहते हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी दाम्पत्य जीवन का जो है वो मैंने इस मास्क सीरीज में रखा है। तो ये जो है प्रभावशाली मुखौटे में मैं यहाँ पे हूँ दाम्पत्य जीवन को दिखाता हुआ। ये अगेन मैंने बुद्ध के जीवन से एक यशोधरा का प्रतीक लेके यहाँ पे दरवाजे पे ही मेरा एक मास्क टंगा हुआ है, और पीछे जो है वो इलोरा का एक स्कल्पचर है, और बीच में जो एक युवती जो है उसको मैंने यशोधरा का नाम दिया है, वो भी मास्क पहन के एक ऐसे बुद्ध की प्रतीक्षा में है जो उसको कभी कह के नहीं गए हैं कि वो लौट के आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन वो उनका मास्क जो है दरवाजे पर ही टांग कर चले गए हैं। तो ये यशोधरा की जो प्रतीक्षा है वो उसकी बात करता हुआ, ये बुद्धिस्ट माइथोलॉजी को दर्शाता हुआ ये मेरा पेंटिंग है। तो ये भी एक कंपोजिशन है, 4x3 का है, और इसमें ज्यादातर मैंने सॉफ्ट वर्क किया है, नाइफ की स्ट्रोक इसमें नहीं है, क्योंकि वो जो प्रतीक्षा की भावना है वो नाइफ स्ट्रोक में थोड़ी हार्श हो जाती, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट काम किया है। अब ये जो है, लेकिन इससे पहले ये क्रमानुसार आएगी ये पेंटिंग कि अगर आपको बुद्ध जैसे कोई गुरु मिलते हैं तो आपको वो बताएंगे कि कौन कौन से मास्क है, कैसे मास्क है, और उस मास्क को अपनी फ्रेम से बाहर कैसे निकालना है। तो ये जो गुरु है वो, ये मैंने गुजराती फिल्म में ऐसे एक रोल किया था, उसको यहाँ पे मैंने पोर्ट्रे किया है, और पीछे जो है वो गुरु जैसे हमें फ्रेम से बाहर निकालने के लिए कुछ मास्क किस तरीके से निकाले जाते हैं वैसा उपदेश की मुद्रा में बुद्ध मैंने रखे हैं। अब जब ये गुरु हमें कुछ ज्ञान देते हैं तो हमें पता चलता है, तब हम जब हमारा पर्दा उठने वाला होता है जीवन का अंतिम पल का, तब हम अपने जो जितने भी मास्क पहने हुए हैं वह मास्क हम बाहर फेंक सकते हैं और या बाहर फेंक देते हैं। ये इस मास्क सीरीज में अंतिम मेरी जो ये है मास्क टू अनमास्क होने की प्रक्रिया, अगर जब सारे मास्क आपके बाहर फेंके दिए जाए तब आप इस फास्टिंग बुद्धा की स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो एक ये मेरी जो सीरीज का पहला पड़ाव था वो यहाँ पर खत्म होता है। मैं फिर आपको दूसरे पड़ाव की ओर ले जाऊंगा। इसके लिए कुछ प्रश्न हो तो आप मुझे पूछें। इस दूसरे पड़ाव में जाने से पहले मेरी और पेंटिंग भी इसमें नहीं है, तो वो भी मुझे खोल के रखनी पड़ेगी। तो आप मुझे पूछे कि चलो इसमें है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, बहुत सुंदर काम है कनु भाई। हाँ एक मेरे जहन में एक प्रश्न ये चल रहा था कि जी जी जी। अ, अभी तो आप हमारे सामने हैं, आप हाँ कलाकार। आई मीन ये हाँ। आपके जो भी आप कहें मानस हम्म मूर्ति या हम्म कल्पना से जो भी हम्म आपकी आपकी हम्म सोच से, और आप हम्म डिफरेंट फिलोसॉफिकल आइडियाज जो इसमें डाल रहे हैं, हम्म तो हम्म। ये एक कलाकार के माध्यम से आप इसको इस तरह जी से बता रहे हैं। जी। पर मेरा ये क्यूरियोसिटी है कि जब आप नहीं होंगे और ये कला हम्म बाहर रखी है, तो हम्म आप अगर आप अदृश्य हो जाएं तो हम्म। आपको क्या क्या प्रतिक्रिया मिली है जिन्होंने ये काम देखा है, कि डिफरेंट वेज ऑफ ऑब्जेक्टिवली इसको समझना क्या ये है।
कि ये ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी का जो एक द्वंद जी है, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। यही के मतलब माध्यम से। इसमें ये मैंने ये भी ख्याल रखा है कि यहाँ पे जैसी अब देखो कि ये सारी की सारी पेंटिंग जो है मेरी सेल हो चुकी है एक तौर से देखा जाए तो। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडिविजुअल किसी ने ली है, एक एक कोई किसी ने ली है। हाँ, तो वो उसने अपने आप को उस इंडिविजुअल आइटम में अपने आप के प्रतिबिंब पाया, या उसको ये चीज अपने उस कंसेप्ट के साथ या अपनी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई लगी। ये इंडिविजुअल एक एक पेंटिंग भी अपने आप में वो संपूर्ण है। ये मेरी जो सर्जन प्रक्रिया थी, मैं ये इम्पोज करना नहीं चाहता कि मैं जो मानता हूं वही आप माने। ये तो मेरी अपनी जो सर्जन प्रक्रिया थी जिसमें मैं गुजरा और मैंने जिस तरीके से बनाया, और फिर आगे चलकर मास्क को मैं किस तरीके से ले जाता हूँ, वो भी आप देखेंगे तो पता चलेगा कि ये एक एक पेंटिंग अपने आप में इंडिविजुअल मास्क की एक अलग अलग कहानी भी कहती है। तो ये जो आप जैसे कह रही कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की बात है, तो ये जो मैंने कहा था कि ये सर्जन प्रक्रिया के प्रोसेस में कलाकार किस तरीके से जाता है, यानी कि मैं किस तरीके से सर्जन किया है इस सीरीज का, वो मैंने आपके सामने उस प्रोसेस को रखा। इसलिए ये पड़ाव जो है वो यहाँ खत्म हो गया। अब आप दूसरे देखेंगे, अभी ये दिखाई दे रहा है ना बुद्ध वाली पेंटिंग आपको। हम्म। अब हम चलते हैं इसमें, वो एक आप एक एक पेंटिंग को देख सकेगी। जैसे ये आई पेंटिंग आपके सामने, जी। इसमें मोनालिसा दिखती होगी आपको। हम्म। ये पीछे कुछ इजिप्ट के कुछ हाँ। ड्राइंग्स दिखाई दे रहे हैं, और हम्म। फ्रंट में बुर्खा पहने हुए, ये एक अलग मास्क का एक इंटरप्रिटेशन है। ये जैसे कला परंपराओं का एक मास्क हम पहनते हैं। ये जैसे मैंने उसमें परंपराओं की भी बात की थी कि एक मेरी मौलिकता रहती है मेरे सामने, और दूसरा जो है वो परंपरा रहती है सर्जन प्रक्रिया में। तो यहाँ पे मौलिकता के रूप में मैं कुछ देखता नहीं हूं, मेरी परंपराओं को ही देखता हूं। तो मेरी परंपराओं में क्या है, ये वेस्टर्न जो पूरी की पूरी आर्ट जो थियरी है वो यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। तो इस तरीके से ये एक लेयर जो है कला का, वो यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। ये गोल्डन मास्क मैंने रखा, ये सारी अब इंडिविजुअल पेंटिंग है। वो जो कहानी थी वो वहां पे अलग हो गई, और अलग अलग तरीके से ये जैसे शंकराचार्य का जो वो था, वो अब यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये शंकराचार्य है। ये कोई व्यक्ति खिड़की से देख रहा है, ये आप देख पाएंगे। और ये भी एक जैसे ये एक आध्यात्मिकता का टच जब होता है मास्क, तब उतरने लगता है। अब कहानी ये है कि जैसे ये जो पूरी वो प्रक्रिया थी, तो ये यहां से शुरू होती है, अनमास्क होने की प्रक्रिया। तो ये मास्क एंड मिरर है। ये ऊर्ध्वगमन की बात है। ये भी एक मैंने जैनिज्म से एक सिंबल लेके यहाँ पे मैंने अप दीपो भव की एक बात की है। आप इसमें इस डिटेल में देख सकते हैं जी। कि यहाँ पे इस फेस में कितनी सारी फिगर्स हैं, दिखाई दे रहा है ना? जी। 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 ये सारी फिगर्स हैं, और ये कलाकार का पोर्ट्रेट है, और ये पीपल की पत्तियां हैं, और एक गोल्डन, यहाँ पे जैसे कबीर की वो पंक्ति है ना कि शीश उतारी भौई दरे वो ही घर में जाए, वो भी मतलब अपने ईगो को
अपने अंदर जितनी भी चीजें है उसको मतलब काट के सिर की तरह नीचे रख देना है अपने ईगो को, तभी आप उस चीज को पा सकते हैं। ये जो है ये मेरी बहुत ही ख्यात हुई पेंटिंग, और ये बहुत ही इसने मुझे प्रसिद्धि भी उन दिनों दिलाई थी। ये आप इसमें देख रहे हैं कि अजंता एलोरा की पूरी पृष्ठभूमि है, और एक बौद्ध साध्वी के रूप में मेरे सामने ये मोनालिसा है। ये हाथ में माला लिए हुए हैं। ये देखिए आप किस तरीके का काम हुआ है। यहाँ पे अजंता की ये गुफाओं की सीढ़ियों पर लियोनार्डो बैठा है, और यहाँ पे ये मैं खड़ा हूं मास्क पहने हुए, और ये सारी चीजें मैं देख रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने टाइम लैप्स, और नीचे फ्लोर पर भी जो प्रपोर्शन की लियोनार्डो की जो कृति है उसको मैंने बनाया है। तो इस तरीके के बहुत सारे इन मास्क सीरीज में प्रतीकों को लेकर ये मैंने बात करने की कोशिश की है। ये मेरा नम्र प्रयास है। अब मेरे ख्याल से ये 10 कमांडमेंट्स को मैंने नौ रस की तरह यहाँ पे रख के एक मोटिव मैंने यहाँ पे बनाया है। और ये आदम और ईव की कहानी को लेकर एक पेंटिंग है, मास्क की सीरीज की ही है। तो ये सारी कल्पनाएं हैं और ये सारी बातें हैं। तो मेरे ख्याल से ये मास्क सीरीज में मैंने जो इसके बाद भी किए, इसके बाद क्वेस्ट ऑफ आर्ट ईस्ट एंड वेस्ट में भी मैंने मास्क के प्रयोग किए हैं। वो फिर कभी इसके बारे में बात करेंगे अगर मौका मिला तो ठीक है। इतनी बात मेरे ख्याल से किरण जी और बेलू जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे एक बार फिर से अपने सर्जन को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होने का मौका दिया, और मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। स्क्रीन अपने निकल गए मेरे ख्याल से। हाँ जी। जी 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 जी। कनु भाई बहुत बहुत सुंदर काम था, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा सौभाग्य है कि आप आए हमारे इसमें, और आपने अपना दोनों बार हम लोग एक्चुअली खो जाते हैं। जब पहली बार तो नेचुरली आपका जो विचारिक प्रस्तुतिकरण था वो तो अद्भुत था, लेकिन इस बार भी ऐसा ही रहा। एक्चुअली इंसान के अंदर जो गहरा दबाव होता है, प्रेम है या घृणा है या जो भी कला अंदर दबी हुई होती है, वो आपने बिल्कुल सही बताया। बाहर का वातावरण वो उद्दीपन का काम करता है, और, और वो बाहर निकालता है उसको, और अलग अलग फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। तो शायद वही चीजें अलग अलग फॉर्म में देखने को मिली। यहाँ तक कि जैसे बेलू जी ने एक सवाल किया था, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इवन यहाँ तक कि हम उस वातावरण से परिचित न भी हों, तो भी हमें अपना इंटरप्रिटेशन देने का मौका मिलता है। मिलता है। मैं अपने ढंग से उसको, आपकी कला को देकर अपने ढंग से हाँ अपना बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन निकाल हाँ सकती हूँ, ऐसा वही मुझे। दरअसल क्या है कि जब पेंटिंग बन के गैलरी में या कहीं पे दर्शक के सामने आ जाती है, हम्म। तो वो दर्शक की हो जाती है। हम्म। कलाकार उसमें से वो सर्जन करके निकल जाता है बाहर। तो इसके हम्म। लिए मैंने कहा है कि कलाकार को आनंद कब मिलता है,
तो ये भी कहा गया है कि जब कलाकार अपनी पेंटिंग या कोई सर्जन कर रहा होता है, तो ये भी हमें कहा गया है कि सर्जन करना यानी कि प्रसूति की वेदना वो महसूस करता है। कभी जब कविता को जन्म देता है, या चित्रकार जब चित्र को जन्म देता है, शिल्पकार शिल्प को जन्म देता है, तो ये प्रसूति की वेदना वो महसूस करता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है। तो अब वो आनंद कब लेता है? वो उसका आनंद तब होता है क्योंकि जब वो सर्जन कर रहा है, तब तो वो सर्जनात्मक, जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो सर्जन प्रक्रिया के बाह्य जो उपकरण हैं, आंतरिक उपकरण है, उसी में ही उलझा है वो। तो जी। उस वक्त उसे आनंद लेने का मौका नहीं मिलता। अब दूसरी बात भी यहाँ पे है कि जब मेरी पेंटिंग को मैं खत्म होके दूर दूर से देखता हूँ कि कैसे बनी है, अब देखूं मैं, तब वो कलाकार नहीं होता है, तब तो वो दर्शक बन जाता है। वो एक क्रिटिक बन जाता है कि इसमें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो क्रिटिक खुद बन जाता है। अब कलाकार नहीं है वो। हम्म। तो कलाकार को आनंद की अनुभूति तब होती है जब कोई दर्शक उसकी पेंटिंग या उसका उसके सर्जन को देखता है, और उस दर्शक की आंखों में जो आनंद की अनुभूति होती है, वो कलाकार की आंखों में प्रतिबिंबित होती है। वो आनंद के क्षण है उसकी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा वो आपने। आनंद की अनुभूति है उसकी। सो कनु भाई, एक्चुअली मैं थोड़ी लिबर्टी ले रही हूँ। जी जी आप बिल्कुल। कलाकार तो सचमुच में अच्छे हैं, इसको मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शिक्षक जरूर अच्छे हैं। आपने आपने बहुत अच्छे से सैद्धांतिक चीजों को भी बताया, कला क्या होती है, कलाकार क्या होता है, कला कैसे उद्भव होती है। जब आप इसको एक्सप्लेन कर रहे थे तो हम लोग साहित्य के बारे में पढ़ते, हाँ, साहित्य क्या है, हम्म, तो और उसमें भी फिर हम्म, आनंदवर्धन और भरत मुहर, इनको भी ये पढ़ा। सब मैं पढ़ाता भी हूँ। हाँ, तो वो सारी चीजें आपके ये से व्याख्या से जो आज आपने हम्म, बताया, उससे धीरे हम्म, धीरे उभर कर आई, और जैसे हम्म, कि एकदम पुनरावर्तन हो गया, और हम्म, साथ में आपने जिस तरह से जस्टिफाई की, वो एक बिल्कुल अद्भुत बात है। सबसे मुझे एक सवाल था कनु भाई, आपने अपनी सारी पेंटिंग में अपने आप को जरूर दिखाया है, जी। हालांकि वो ये सेल्फ है। मास्क सीरीज में तो दिखाया ही है। हाँ हाँ, तो वो टेम्पटेशन है, या किसी और को भी तो हम दिखा सकते थे? नहीं, दरअसल क्या है कि बिल्कुल मैं मेरा जो पोर्ट्रे है, वो मैंने शुरू में ही कहा कि मैं जब ये जो जितने भी पात्र मैंने दिखाए उसमें, वो जो मैंने रोल किए हैं, जो मैंने मास्क पहने हैं, अच्छा वो अच्छा। वहां पे डाले हैं। हम्म वो हम्म, इसलिए, और किसी मेरी सीरीज में मैं अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करता, जी क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर मास्क टू अनमास्क प्रोसेस, ये जैसे ये कैटलॉग बना था उस समय, जी। ये आप देख रहे हैं, इसकी जो रचना है, इसकी टाइटल में मास्क, फिर आपको दिखाई देता होगा आस्क जी नीचे, जी जी। फिर उसमें नीचे दिखाई देता होगा एस के, राइट। और फिर नीचे छोटा सा के दिखाई देता होगा, जी जी और फिर कनु पटेल दिखाई देता होगा। जी। तो ये धीरे धीरे मास्क उतरते जाएंगे। हाँ। तो जैसे एम और उतर गया, ए उतर गया, एस उतर गया, फिर के भी उतर गया, तब ये अपनी अनुभूति होगी। और फिर यहीं पे है कि हम उसी को पूछते हैं, मतलब आस्क कहाँ पे हम करते हैं, जहां पे मास्क होता है, व्यक्ति है, स्वयं शरीर को ही पूछते हैं ना हम। जी जी जी। तो ये पूरी प्रक्रिया भी, ये कैटलॉग की बनाने की प्रक्रिया भी बहुत ही मजेदार रही थी। और जी इसमें अगर ये और भी थोड़ा गहराई से हम सोचे, तो मैंने इसमें इस कैटलॉग में ग्रिड स्ट्रक्चर भी दिए हैं कि इसका स्केलेटन क्या था। जी जी जी। तो ये जैसे ये इसमें पूरी ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी है कि ये स्पेस क्या कहती है, ये स्पेस क्या कहती है। ये केवल विजुअल्स के बारे में भी है। यहाँ पे भी ये गोल्डन रेशियो और ग्रिड स्ट्रक्चर की यहाँ पे इन सारी चीजों में, ये सारे कंपोजिशंस में जो बात हुई है, वो यहाँ पे प्रस्तुत भी की है। जी जी। बहुत बहुत खूबसूरत।
और ये मतलब डॉक्टर शैलेंद्र कुशवाहा ने भी इस पर लिखा है एक पूरा चैप्टर, हिज क्वेस्ट फॉर मेटामॉर्फोसिस ऑफ सबलाइन। हाँ ये मास्क के बारे में जो हमारे एमएस के हमारे आर्ट क्रिटिक रहे हैं, जी और तो उन्होंने ये बात लिखी थी। तो ये मास्क में ही मैंने अपने आप को पोर्ट्रे किया है, और किसी सीरीज में मैंने अपने आप को नहीं किया, और वो भी इसलिए क्योंकि उसमें मैंने अभिनय को जोड़ा था, और जो पात्र मैंने अभिनय किए हैं और वो जो सूटेबल जितने हुए उतने ही हाँ। लिए हैं, मैंने जितने किए वो नहीं लिए हैं। जैसे इसमें तो मैंने, मेरी मुख्य भूमिका तो कृष्णा में द्रोणाचार्य की रही। हम्म कृष्णा सीरियल जो रामानंद सागर का था उसमें मैं द्रोणाचार्य था, तो जी द्रोणाचार्य का पात्र तो मैंने कहीं रखा नहीं, क्योंकि वो रिलेटिविटी उसमें नहीं आती थी। जैसे अच्छा शंकराचार्य की रिलेटिविटी आती थी, और साधु राजा और उस विलेन की रिलेटिविटी आती थी, तो वो पात्र मैंने रखे। तो आप वो जो एक्टर था वो एक मास्क के रूप में पहने हुए यहाँ आया बीच अनदर में। मास्क ऑफ माय लाइफ। जी उस जी जी जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इस तरीके बेलू से। जी, आप कुछ कह रहे थे? जी जी जी। नहीं, मैं इसी इसी ही बात को सोच रही थी। मेरे भी दिमाग में यही बार बार आ रहा था कि आप जो दर्शा रहे हैं वो बेसिकली फॉल्स आइडेंटिटीज हाँ हाँ, की वही मास्क है तरह से, हाँ, सारा वो मास्क है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से डिकंस्ट्रक्शन की बात है, राइट? कि आप हर हर आइडेंटिटी को छोड़ते चले जाना है। लेकिन अगर आप मतलब, मैं थोड़ा सा श्री अरविंद के पॉइंट ऑफ व्यू से या माता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी कि एक तरह से ये एक पीलिंग ऑफ आइडेंटिटीज प्रोसेस है, अनमास्किंग। लेकिन उसको पॉजिटिवली, एक पॉजिटिव साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इट हैज टू बी रिकंस्ट्रक्टेड। उसको दोबारा एग्जैक्टली। से एक अपने चैत्य पुरुष के इर्द गिर्द जो हमें एक आइडेंटिटी फॉर्म करनी है, उसका जी नाम जी मास्क नहीं होगा। उसका क्या नाम होगा वो आई गेस आपके नेक्स्ट सीरीज में शायद आप एक्सप्लोर हाँ, करें। हम्म, तो बिल्कुल। क्योंकि उसमें तब हम आपको एज एन एक्टर नहीं देखेंगे, आपकी इसलिए वो 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 आइडेंटिटी वो को वो जैसे यहाँ पे मास्क के द्वारा हम सबलाइन की बात ही करते हैं, देखेंगे। वो मेटामॉर्फोसिस बनता है, वो हम्म। उसका एक रूपांतरण होता है कि हाँ, वो ऊर्ध्वगमन की तरफ ले जाता है। राइट राइट राइट। इ- इसलिए जैसे जैसे एक, जैसे आपने अगर, मेरे ख्याल से इस डिस्कोर्स में कहीं वो विष्णु धर्मोत्तर पुराण की बात आई, राजा भरज और मार्कंडे का संवाद। जी जी, थोड़ा सा शायद मेरी शुरू शुरू की उसमें बात आई थी, थोड़ी सी मेंशन हुआ था। हाँ हाँ, तो वो संवाद जो है वो जी बहुत ही इसमें मतलब सृजनात्मकता के लिए बहुत ही पावरफुल वो संवाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का। जी। तो उसमें जब राजा कहता है कि मुझे अ, साक्षात देव का दर्शन हो ऐसी मूर्ति का निर्माण करना है, तो मुझे कौन जी सी कला सीखनी चाहिए? तो फिर शिल्प से हाँ, लेकर, चित्र से लेकर, नृत्य से लेकर, ताल से संगीत। लेकर, सुर से लेकर शब्द तक ले जाते हैं। जी तो शब्द वो ओम दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जब हम आकार की कल्पना करते हैं या किसी चीज को आकार में ढालने की कोशिश करते हैं, तो उससे पहले हमें उसके निराकार को जानना पड़ता है। जी ये हमारी भारतीय जो फिलोसॉफी और भारतीय कला का मूल आधार है, जिसमें मैंने देखा है कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम के बारे में भी इस डिस्कोर्स में किसी ने बात की है, जो चित्रकला के षडंग है। तो वो जो बात करते हुए हम, जब किसी आकार का अर्थ क्या है, तो वो जब तक उस अर्थ को वो निराकार में है, हम जैसे, बिरु जी थोड़ी आपने जो मुझे छेड़ दिया है ये माता जी और उसकी बात के तो मैं थोड़ा लंबा खींच लूंगा। तो ये है कि जब हम निराकार को जानेंगे तो कैसे जानेंगे? जैसे आप आज मेरे सामने एक आकार के रूप में हैं, लेकिन स्क्रीन पे हैं। ये आकार का एक दूसरा अर्थ है। जी अगर हम आमने सामने बैठे होते तो एक आकार का दूसरा अर्थ होता। ये हम कहते हैं, हमारे यहाँ पे वर्चुअल डिस्कोर्स कहा जाता है इसको, है और नहीं भी।
मेरी बात आपके जेहन में जहां पहुंचती है, वो जो जगत है वो आपका निराकार जगत है, और मैं जिस एरिया से कह रहा हूं वो उस निराकार जगत से मेरे शब्द निकल रहे हैं और आपके निराकार जगत तक पहुंच रहे हैं, और हम दोनों के जो आकार है वो वर्चुअल बन जाते हैं। हालांकि आज हम वर्चुअल है ही, इस माध्यम से बहुत आसानी से हमें समझा जा सकता है कि मेरी बात जो है वो आपके निराकार में इको होती है, वहां पे उसके शब्द के प्रतिघात होते हैं। हम अब अपने अंदर एक नया अंदरूनी एक संसार लिए बैठे, वहां पे ये बातें हमारी पहुंचती हैं, और फिर वहां सारा विश्लेषणात्मक होकर फिर जब हम बात कहते हैं तब मास्क पहन के बात करते हैं। हाँ 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 हाँ। आपके शब्द जो मेरे जेहन में आते हैं वो मेरे अंतर में पहुंच जाते हैं, निराकार में पहुंचते हैं, लेकिन जब मैं आपसे बात करता हूं तो फिर कन्नू पटेल का मुखौटा पहन के आपसे बात करता हूँ। ये बात है। थैंक यू वेरी मच किरण जी। थैंक यू। बहुत अच्छा। सो बातें तो चलती रहेंगी। हाँ, किसी को कोई अपना जैसे मैसेज चैट बॉक्स में काफी मैसेजेस हैं, मैं उसको पढ़ देती हूँ, लेकिन जी। आप खुद भी पार्टिसिपेंट से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि यदि आप चाहें तो आप अनम्यूट करके और आप खुद बात कर सकते हैं। और ये मौका कहाँ मिलेगा जहाँ इतना बड़ा आर्टिस्ट हो हमारे सामने और इंटरप्रिटेशन भी हमें समझ में आते हो, तो ये अच्छी बात है। प्लीज आप झिझकिएगा मत, आप खुद अनम्यूट करके बात कीजिएगा। तब तक मैं चैट बॉक्स के कुछ मैसेजेस पढ़ती हूँ। अर्का समांता जी हैं, यूजुअली वो चैट बॉक्स में लिखती, माया इज प्रोडक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन बिटवीन ह्यूमन इंटेंशन एंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड विच इज अल्टीमेटली एन इल्यूशन। जब आप समझा रहे थे तभी उन्होंने ये बात लिख दी थी। नितिन वारिया जी जो हमारे मतलब हमारे यहाँ जरूर डिस्कोर्सेज में होते ही हैं, और उनका होना हमारे लिए बहुत ही वेलकमिंग है। एक्सीलेंट पेंटिंग्स जो आपकी पेंटिंग देखकर उन्होंने कहा है। ऋषभ जी ने कहा है अमेजिंग पेंटिंग कनु जी। नितिन वारिया जी फिर से लिखते हैं एक्सीलेंट जीनियस, जब आप समझा रहे थे कहीं तो वो लिखते जा रहे थे। कश्मीरा जी, कैन आई सी द मैनी फेसेस ऑफ बुद्धा पेंटिंग, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया। इट इज सो ट्रू दैट एज सुन एज वी आर बोर्न वी आर गिवन अ मास्क विद अ नेम एंड आइडेंटिटी, आफ्टर दैट वी अडेप्ट टू द सेम मास्क टिल द एंड। लाइफ इज द जर्नी फ्रॉम अडेप्टेशन ऑफ द मास्क टिल द एंड। अलका जी फिर से लिखती हैं, मास्क इज अवर फेक आइडेंटिटी एट्रीब्यूटेड बाय अदर पीपल सोसाइटी बट नॉट इज प्रोडक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस about our identity and self-awareness. So fake identity and mask will be removed only when we will be able to psychologically assess ourselves, being completely aware of who we really are. Yeah, thank you all the participants with these comments. I think अगर कहीं कोई शब्द नहीं निकल रहा है इसका मतलब है हम मंत्र मुग्ध हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। और और जैसे जैसे एक अंतिम, जैसे कि ये हम आजकल हम एक चीज और चला रहे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हाँ ये जो पर्सोना पहनने की जो प्रक्रिया है वो अगेन हम एक मास्क में उसके डालते हैं। जी, ये बहुत ये पर्सोना भी कहते हैं मास्क को। राइट राइट राइट। बिल्कुल सही। आपने बहुत मतलब सही हैमर जिसे कहते हैं ना हथौड़ा मार दिया पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर। नहीं, ये मतलब खतरनाक चीज है। किसी भी चीज को डेवलप करना यानी उसके मूल स्वरूप को तोड़ देना। बदल देना, हाँ सही है, सही। क्योंकि उसमें ट्रांसेंडेंस की आप आगे बात नहीं करते ना, डेवलप करके छोड़ दिया हाँ, उससे या फिर उसको कुछ नए आवरण पहना है। रवि जी आज 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 अपने नमस्ते। कमेंट से ही नमस्ते कुछ मैम। नमस्ते। नहीं मैं नमस्ते आपने सही कहा, सभी को नमस्ते, क्योंकि आपने खुद ही कहा मंत्र मुग्ध थे हम इनको सुन के, कन्नू भाई को। इन्होंने जो जो सामंजस्य बैठाया है ना पिछले लेक्चर का और आज वाले का, इट्स अ कंप्लीट क्या क्या मैं बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन थियरी और प्रैक्टिस का या प्रैक्टिकल का एक बहुत अच्छा इंटरफेस सर ने दिया। कन्नू भाई, मैं
सिर्फ क्योंकि आपने ब्यूटी और सब्लिमिटी का जिक्र आपने अंतिम फेज में अपने लेक्चर में किया है, तो मुझे इन दो शब्दों को लेके मेरे मन में एक थोड़ा सा वाह, वो है कि जो ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं एक नेचर और सोसाइटी या प्रकृति और समाज का एक एक आयाम है जो जो हमारी ब्यूटीफुल क्रिएशन होती है। लेकिन जहाँ सब्लिमिटी की बात आती है तो सब्लिमिटी हम उसका एक्सटेंशन कहें कि ना कहें मुझे नहीं पता, लेकिन सब्लिमिटी कहीं ना कहीं एक एम्पावरमेंट का टूल जरूर है, इंसान को जो एम्पावर करता है। और एम्पावरमेंट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आइसोलेशन या ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाता है इंसान को। इस पे बहुत सारे लोगों ने विचार व्यक्त किए। बहुत इमानुअल बहुत सारे कांत लोगों ने भी को। इस पे, इमानुअल कांट कांत ने भी कांट में बोला है पढ़ा था हम। कि ब्यूटी और सब्लिमिटी उन्होंने तो बल्कि दोनों को विरोधाभास में रखा है एक तरह से। हम्म। कि जो सब्लिमिटी है वो लिमिटाइज करती है वो कहीं ना वो कहीं। वो 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 यहाँ पे मैं थोड़ा इंटर करके आपको क्लियर करवा दूं कि जिस ब्यूटी की बात कांट करते हैं, इस- वो ब्यूटी जो है वो माया की, जो मेरी ब्यूटीफुल सारी माया की औरतें थी, वो उस ब्यूटी की बात करते हैं। लेकिन हमारे लिए जो सौंदर्य है वो जो है वो सत्यम शिवम सुंदरम वाला सौंदर्य, सुंदरम। वो जो सब्लिमिटी की ओर हमें ले जाता है कि यस। अगर मेरा कहना अगर सत्य है और वो शिवम यानी कल्याणकारी है, तो वो मुझे उस तरफ, उस सौंदर्य के पार, उस सुंदरम के पास पहुंचाएगा। बिल्कुल। तो ये कांट की जो ब्यूटी है वो मारा कन्याओं या। वाली ब्यूटी है, जो आपको यस रोक के यस। रखती है। इसलिए वो सब्लिमिटी और ब्यूटी को अलग करते हैं। और वही मैंने यस। मास्क में माया को, और वो आपने उस पेंटिंग में देखा बिल्कुल। होगा कि सत्व गुण जो है, साधु हम्म। वाली जो पेंटिंग थी, तो सब। सत्व गुण के सामने वो यस। ब्यूटी आंख नहीं मिला सकती। वहां कॉन्फ्लिक्ट था कि अगर साधु तो बिल्कुल। मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो मेरे सामने हम्म। देखेगा नहीं। तो वो कांट का वहां पे। हाँ जी जी यस, बहुत बहुत अच्छा आपने जी। पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया। और मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि क्योंकि शंकराचार्य का आपने कई बार जिक्र किया आपने हाँ इस जी जी उद्बोधन जी। में। मैंने तो रोल और भी किया ना शंकराचार्य का। हाँ, आपने रोल भी किया, तो अगर उनका सौंदर्य लहरी पे भी कभी हाँ आपके उससे कुछ बिल्कुल। सुनने को मिलेगा, जो क्या बात है। शंकराचार्य का इतना अच्छा एक कृति है सौंदर्य लहरी, हाँ 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 हाँ। तो उसपे अगर आपसे किसी भी माध्यम से पेंटिंग या आपके मुख से सुनने को जी कभी मिलेगा तो वो भी एक बहुत अच्छी बात रहेगी। जी जी तो जी बहुत जी बहुत धन्यवाद सभी। थैंक यू। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच। आप नमस्कार। नया थैंक यू। पर्सपेक्टिव जरूर ले आते हैं हर बार। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करते हैं। हाँ, थैंक यू। रवि जी ने जो बात की सब्लिमिटी और ब्यूटी की, कॉन्ट्रडिक्शन की, कॉन्फ्लिक्ट की, मुझे आई डोंट नो रवि जी, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे ललिता सहस्त्र नाम है या हम्म। ये रचनाएं जो जहाँ ईश्वर के सौंदर्य की वर्णन किया गया, आप उसको पढ़ते हैं, मतलब मैं वो आर्टिस्ट उसकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन साहित्य से कनेक्ट करती हूँ। तो एक्चुअली वो हमें सबलाइम फील करवाती हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट करवाने की जगह। या कोई भी सौंदर्य ही है। जब आप ललिता सहस्त्र नाम पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कोई भी ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं जहाँ सौंदर्य की बात की है, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हमारे अंतरात्मा से या जो हम्म। पूरा जो ब्रह्मांड है उसको कनेक्ट करती है। और शायद ब्रह्मांड से जब कनेक्ट करती है तो जो स्व या जो ईगो या जो भी है वो खत्म हो जाता है, तो वो लिमिटेड ब्यूटी नहीं महसूस होती है, पता नहीं। दैट इज व्हाट आई फेल्ट टू कम विद दिस। नहीं, जी श्री अरविंदो इतनी इस बड़ी गहन बात को बहुत छोटे तरीके से एक जगह उन्होंने कहा है, क्योंकि इंडियन थॉट में डिवाइन इज नॉट ओनली माइटी, ऑल माइटी और ऑल पावरफुल, डिवाइन इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। तो वो या बात करते हैं श्याम सुंदर की, उन्होंने इस शब्द को कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ कृष्ण सिर्फ गीता वाले कृष्ण नहीं है, कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण नहीं है, वो श्याम सुंदर भी है। तो हमारे यहाँ ब्यूटी हमेशा डिवाइन से जुड़ी रही है, जी इसीलिए शायद बिल्कुल। क्योंकि वो आनंद से हाँ जुड़ी है, सच्चिदानंद के आनंद एस्पेक्ट से जुड़ी है, जैसे ये कन्हु मैं भाई ने कहा। अब जो है अंत में, जैसे पिछली बार भी सावित्री की कुछ पंक्तियां सुनाई थी, तो अब जी देखो ये मेरी जो मास्क सीरीज है उस पर कितनी फिट बैठती है। आनंद अर्पति बाह्य नेत्रों ने,
किंतु भीतरे वस्ता तत्वनु ढांकी राखती जे दर्शन। एवी ये सगड़ी रेखा वटावी शिल्प चित्र त्या चित्त ने ऊर्ध्वमा लेता आंतरदृष्टि तणा क्यही गतिहीन तटे कोक एकाग्र करता हता। अदृश्य प्रभुनी कोक आकृति प्रगटी जता। सारी ये प्रकृति केरो अर्थ एक ज रूप मा अनावृत करी देता अथवा एक देह मा प्रभु ने झड़पी लई निबद्ध करता हता। सावित्री 4.2 श्री अरविंद। आई थिंक इसके बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। और इसी के साथ कनु भाई, हम सबकी ओर से बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए आपका मैं बहुत आभारी हूँ। और निमेश जी, स्पेशल थैंक यू फॉर यू। No, thanks, ma'am. It's our pleasure. I am really happy because after quite long time, I'm unable to attend these courses every Wednesday for certain reasons, but I could join. And, I'm thankful to you, Kanu bhai. You made it really very, very enlightening in all senses. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. Take care, please.